दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट संख्या 2 में आज हम सॉल्व करेंगे यांत्रिकी एवं गुरुत्व के अधीन गति और स्थूल पदार्थों के गुणों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ये वीडियो यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों सबसे पहले हम यांत्रिकी एवं गुरुत्व के अधीन गति से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार जो है उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट, ऑप्शन ए है, नियत गति से ऊपर जाती है, नीचे की ओर त्वरित होती है, नियत वेग से नीचे जाती है या ऊपर की ओर त्वरित होती है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी। दोस्तों लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होगा यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गति से ऊपर जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है कि विभिन्न स्थानों पर भार का मान परिवर्तित होता है जबकि द्रव्यमान स्थिर रहता है। ये सही है। गुरुत्वीय बल का मान ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ता है। ये सही नहीं है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिसमें पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। सही है। और गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर दुर्बल बल है जब तक कि अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त न हो। तो ये भी सही है। दोस्तों गुरुत्वीय बल का मान ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ता है, ये आपका सही नहीं है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्य 3 ऑप्शन इसमें सही है। ऑप्शन बी आपका गलत कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आप जानते हैं ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में केवल परिवर्तित किया जा सकता है। और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र जो है वो बैटरी होता है। अगला प्रश्न है, धावन मशीन यानी वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत किस पर या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो सही उत्तर है अपकेंद्रीकरण। दोस्तों धावन मशीन या जो वॉशिंग मशीन है यह अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये नियम किसने दिया था। न्यूटन ने, एल्बर्ट आइंस्टीन ने, बोहर ने या फिर हेंडन ने। तो सही उत्तर है देखिए न्यूटन ने। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। ये दोस्तों प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम में वर्णित है। अगला प्रश्न है, एक भारहीन दोस्तों रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है। जल में इसका भार कितना होगा। 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, 400 न्यूटन या शून्य। तो सही उत्तर है दोस्तों, यदि भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है तो जल में इसका भार 0 हो जाएगा, क्योंकि जल के सापेक्ष इसका भार 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 62 किलोग्राम है उसका भार चंद्रमा पर लगभग 10 किलोग्राम होगा। अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो चंद्रमा पर उपस्थित गुरुत्वाकर्षण का 6 गुना है। और किसी व्यक्ति का जो पृथ्वी पर भार है 62 किलोग्राम, उसका चंद्रमा पर भार उसका 1/6 यानी 10 किलोग्राम से थोड़ा सा अधिक होगा। लेकिन अंतरिक्ष में उसका भार दोस्तों 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो आप जानते हैं कि चंद्रमा पर अगर जो कोई वस्तु 1 किलो की है तो पृथ्वी पर उसका भार 6 किलो का हो जाएगा, लेकिन जो मात्रा यानी द्रव्यमान है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके भार में क्या अंतर आता है। तो सही उत्तर है, जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। अगला प्रश्न है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी। तो सही उत्तर इसमें हो जाएगा
दोस्तों जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आने पर भारी हो गई है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी में बाल्टी होती है उस पे उत्प्लावन बल काम करता है, लेकिन जैसे ही वो बाल्टी जल के सतह के ऊपर आती है वो भारी लगने लगती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीसा जो कि इटली में स्थित एक स्थान है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती नहीं है, इसका कारण क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों, पीसा की जो झुकी हुई मीनार है वो इसलिए नहीं गिरती है क्योंकि इसके गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर ही रहती है, और जब वह इतना अधिक झुक जाएगी कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के बाहर हो जाएगी तो वो गिर जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी? तो सही उत्तर है, समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति जो है दोस्तों वो बम के ठीक ऊपर की ओर होगी। क्योंकि बम के ठीक ऊपर इसलिए क्योंकि उसी गति से बम भी नीचे की ओर गिरेगा और उतने ही समय में वहां तक पहुंचेगा धरती तक जहां तक वो जहाज ऊपर पहुंचेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करता है किस पर? तो प्रेशर कुकर का जो अंदर का ताप होता है वो उच्चतम ताप और दाब होता है। दोस्तों प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप जो है ऊपर के छेद के क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका कारण क्या है? तो जब हम ऊपर या पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो वायु दाब में कमी आती है और वायु दाब में कमी के कारण ही हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सही उत्तर है, रॉकेट जो है वो याद रखिएगा दोस्तों संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सही उत्तर है, रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? देखिए, रैखिक संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण या द्रव्यमान संरक्षण? तो सही उत्तर है रैखिक संवेग संरक्षण। जेट इंजन जो है ये रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जेट हवाई यान नीचे के स्ट्रेटोस्फियर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है, इसकी निर्दिष्ट व्याख्या क्या हो सकती है? पहला है कि नीचे के स्ट्रेटोस्फियर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती है, और नीचे के स्ट्रेटोस्फियर में वर्टिकल हवाएं नहीं होती हैं। तो ये दोनों ही कथन सही है क्योंकि जेट हवाई यान नीचे के स्ट्रेटोस्फियर में इसी कारण से बहुत आसानी से उड़ सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बुलेट लंब रूप से ऊपर दागी जाती है, वह उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में t1 समय लेती है, वहां से जमीन तक पहुंचने में t2 समय लेती है, तो उस दशा में क्या सही होगा? दोस्तों सही ये होगा, देखिए कि जो t1 जो है t2 के बराबर होगा, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न कथन पर उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन है कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। तो इसका कारण ये है कि दोस्तों एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है और इसीलिए भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? दोस्तों पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो देखिए वस्तु का भार तो शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान यानी उसमें निहित मात्रा वही रहेगी। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है उसके स्थान पर वो दुगनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वो कितना हो जाएगा?
तो गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर Gm1m2/r²। इसमें r जो है ये दूरी है। तो दोस्तों देखिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस फार्मूले पर कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी है जब दुगुनी हो जाएगी तो जितना है उसका चौथा भाग ही रह जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। तो r² यानी 1/2 का स्क्वायर तो 1/4, यानी अब जितना गुरुत्वाकर्षण बल है उसका केवल 1/4 रह जाएगा यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी दुगनी हो जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों किसी वस्तु का भार। देखिए किसी वस्तु का भार जो है वो पृथ्वी तल पर सभी स्थानों पर समान होता है, सही नहीं है। विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ये भी सही नहीं है। ध्रुवों पर निम्नतम होता है, ये भी सही नहीं है। सही है कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है। दोस्तों किसी वस्तु का भार जो है वो ध्रुवों पर यानी पोल्स पर जो है अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है कि लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है, इसका अंतरिक्ष में भार कितना होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। लोहे की किसी गेंद का भार चाहे जितना हो, अंतरिक्ष में इसका भार 0 किलोग्राम होगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर का भार होता है। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन है ध्रुवों पर अधिकतम, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, विषुवत रेखा पर अधिकतम, मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। तो सही उत्तर है मानव शरीर का भार दोस्तों ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना किसको इंगित करता है। तो ये दोस्तों यदि वायुमंडलीय दाब अचानक, जो वायुमंडलीय दाब में पारे का पाठ्यांक अचानक गिरता है, ये तूफान आने का या तूफानी मौसम का संकेतक होता है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए एक व्यक्ति स्थिर जल नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव कैसी होगी। तो सही उत्तर है नाव जो है क्रिया प्रतिक्रिया के दिशा में, जैसे कोई नाव है, यहाँ पर एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और वो किनारे की ओर जाएगा तो इसके विपरीत नाव जो है किनारे से दूर बढ़ेगी। अगला प्रश्न है पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तब क्या होगा। पानी की सतह नीचे आ जाएगी, पानी की सतह ऊपर उठ जाएगी, पानी की सतह पहले ऊपर उठेगी और फिर नीचे आएगी और पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। तो दोस्तों देखिए पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तब भी पानी की सतह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वह अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, वह एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है, तो रेलगाड़ी किस दिशा में चल रही है। सही उत्तर है ये आगे गतिवर्धन के साथ रेलगाड़ी चल रही है, तभी जब वो सिक्का उछालता है तो वो उसके पीछे गिरती है। अगला प्रश्न है दोस्तों नदियों में पानी के बहाव के लिए निम्न बलों में से कौन जिम्मेदार है। घर्षण, गुरुत्वाकर्षण, स्थिर वैद्युत बल या चुंबकीय बल। तो सही उत्तर है घर्षण बल। दोस्तों नदियों में पानी के बहाव के लिए घर्षण बल उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो ये आपको याद रखना है 4 डिग्री सेल्सियस पर। दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो है वो अधिकतम होता है। देखिए 4 डिग्री सेल्सियस को जब आप केल्विन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा। दोस्तों 1 केल्विन का मान सेल्सियस में C+273 होता है। तो अगला प्रश्न इसी पर आधारित है। जल का अधिकतम घनत्व होता है तो आप जानते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन ये केल्विन में पूछ रहा है तो 4 में 273 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 277 केल्विन पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है। तो सही उत्तर है गति का जड़त्व। जड़त्व का नियम जो है कोई वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहेगी, यदि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो इसी गति के आधार पर, जड़त्व के नियम के आधार पर ही कोई ट्रेन या गाड़ी जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है।
अगला प्रश्न है भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है। तो सही उत्तर है दोस्तों, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल जो है 1/3 एटमॉस्फेयर दबाव पर रहता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो सही उत्तर है वायु शक्ति या विंड पावर में दोस्तों वायु की गतिज ऊर्जा का रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। और जब वायु चलती है तो ये बड़े बड़े विंड टर्बाइंस को चलाती है, जिसके द्वारा जो है बड़े जनरेटरों को चलाकर उससे विद्युत उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग यानी बर्फ के टुकड़े का कितना भाग समुद्र की सतह पर ऊपर होता है। तो याद रखिएगा 1/9 भाग, केवल 1/9 भाग दोस्तों ये जो है ये समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का जो है समुद्र की सतह के ऊपर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्यों, इसका कारण क्या है। तो सही उत्तर है क्योंकि वहाँ पर कोई गुरुत्व नहीं होता है, इसीलिए अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब एक चलायमान वस्तु का वेग दुगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर 1/2 mv² है। तो v जो है वेग है, यदि एक चलायमान वस्तु का वेग दुगुना हो जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा दोस्तों ये याद रखिए 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि v² यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है वहाँ से एक सेब छोड़ा जाता है तो उसकी स्थिति क्या होगी। दोस्तों जब किसी अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उससे एक सेब छोड़ा जाए तो वो अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से गतिमान होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका कौन सा भाग अपरिवर्तित रहता है, आयतन, भार, द्रव्यमान या घनत्व। तो सही उत्तर है दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वस्तु की मात्रा बदलने पर भी उसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी, द्रव्यमान, घनत्व, सांद्रता और आयतन। तो सही उत्तर है आयतन, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं। तो उत्तर है इसका कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, इसलिए लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त और ठंडियों में तेज हो जाती हैं। अब आइए स्थूल पदार्थों के गुण से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न है कि जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या घटना होती है। ऑप्शन है त्रिज्या बढ़ जाती है, त्रिज्या घट जाती है, बुलबुले का लोप हो जाता है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या दोस्तों बढ़ जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन अर्धचालक है। अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोस्तों ये अर्धचालक की श्रेणी में आते हैं, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है, वायु में, जल में, हाइड्रोजन में या फिर नाइट्रोजन में। तो सही उत्तर है एक पिंड का अधिकतम भार हाइड्रोजन में होता है। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब देखिए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है या वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो उत्तर है ऑप्शन ए, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वायुमंडलीय दाब उससे अधिक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जब कोई जहाज जो है ये नदी से सागर में घुसता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए ये जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, क्योंकि नदी के जल का घनत्व जो है दोस्तों वो सागर के जल के घनत्व से कम होता है। तो इसी कारण जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो समुद्र के जल का घनत्व अधिक होने के कारण वह कुछ ऊपर उठ जाता है।
अगला प्रश्न है तेल जल के तल पर फैल जाता है क्यों? क्योंकि तेल जो है इसके जल का तनाव क्या होता है, ये पानी से कम होता है, इसीलिए तेल जो है तल जो है तेल ये पृष्ठ तनाव के कारण या तेल के जल का तनाव पानी से कम होता है, इसलिए वो पानी पर फैल जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोहे की सुई पारे की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो उत्तर है पृष्ठ तनाव के कारण। दोस्तों लोहे की सुई पारे की सतह पर पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण तैरती है। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता रहता है, इसका कारण क्या है? दोस्तों सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, जबकि जहाज द्वारा हटाए गए जहाज का घनत्व या आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से कम होता है, इसलिए वो नहीं डूबती है और सुई पानी में डूब जाती है। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। इसमें आपने सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इनके आगे भी पूछे जाने की संभावना है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।